बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑनकोलॉजी। ऑनकोलॉजी वाले सेक्शन से 7 नंबर का प्रॉफ आना है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे थर्ड ईयर में आपने न्यूप्लेजिया पढ़ा था। ओके, अच्छा, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर जो ट्यूमर बोन की तरफ जाता है वो न्यूरोब्लास्टोमा होता है, ठीक हो गया। बाकी जो अडल्ट होता है, अडल्ट में जो ब्रेस्ट वाला ट्यूमर फीमेल के अंदर और मेल्स के अंदर प्रोस्टेट वाला ट्यूमर जाता होता है। अब सबसे पहले आपने ऑनकोलॉजी वाला जो चैप्टर है कैंसर वाला है उसकी स्क्रीनिंग करनी होती है। हर कैंसर की अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। अब स्क्रीनिंग के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्राइटेरिया डिजीज से रिलेटेड होते हैं, कुछ टेस्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं। ओके, डिजीज से रिलेटेड है कि वो डिजीज जिसकी आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसको आप अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइज भी कर सके, अर्ली स्टेज पे आप अच्छे तरीके से ट्रीट भी कर सके। ओके, और वो डिजीज कॉमन भी होना चाहिए कि उसकी स्क्रीनिंग हो। नंबर 2, टेस्ट के बारे में क्या बातें हैं, उसकी टेस्ट की सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, सेफ होना चाहिए और चीप होना चाहिए। प्रोग्राम के बारे में क्या है, प्रोग्राम में ये है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिनमें पॉजिटिव टेस्ट आ गया, क्योंकि स्क्रीनिंग तो कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता, कन्फर्मेशन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्क्रीनिंग को रिपीटेशन करवानी चाहिए और बेनिफिट्स के ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो डिजीज से रिलेटेड रिकॉग्नाइजेबल, ट्रीटमेंट ट्रीटेबल और कॉमन होना चाहिए, टेस्ट सेंसिटिव स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रोग्राम में डायग्नोस्टिक और रिपीटेशन देखने को मिलनी चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट ये होता है कि एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन में डिजीज को डिटेक्ट करना ताकि आप आउटकम को बेहतर बना सके बाय अर्ली डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये होता है स्क्रीनिंग, जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। तो स्क्रीनिंग क्या होती है, डिटेक्शन ऑफ डिजीज इन एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव आउटकम बाय अर्ली डायग्नोसिस। अब वो किन किन कैंसर के अंदर जो यूजफुल स्क्रीनिंग होती है, ब्रेस्ट के अंदर क्या होती है, सेल्फ मैमोग्राफी होती है और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। कोलोरेक्टल के अंदर किससे स्क्रीनिंग करोगे आप, कोलोनोस्कोपी से सर्विलेंस करते होते हैं। सर्विकल कैंसर की आप पैप स्मीयर से करते होते हैं। ओके, क्राइटेरिया ऑफ गुड स्क्रीनिंग टेस्ट, डिजीज के बारे में, टेस्ट के बारे में और प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद है ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर क्या होता है, ट्यूमर मार्कर एक बायो मार्कर होता है जो आपकी बॉडी की सिक्रेशंस में होता है, चाहे वो ब्लड है, यूरिन है या बॉडी के टिश्यूज है, और वो एलिवेट होता है एक या एक से ज्यादा कैंसर के अंदर, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर मार्कर। अब ट्यूमर मार्कर के क्या फायदे हैं, ट्यूमर मार्कर स्क्रीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, मॉनिटरिंग ऑफ थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ रिलैप्स इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्यूमर मार्कर की एग्जांपल दी है। पेनक्रियाटिक कैंसर के अंदर CA99 होता है, CA99 गाल ब्लैडर के कैंसर में भी होता है, CA125 ओवेरियन कैंसर में होता है, CA15-3 ये होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर होता है। ओके, अल्फा बीटा प्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर होता है, यॉर्क सैक ट्यूमर के अंदर होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेटिक कैंसर के अंदर होता है, बीटा एसजी कोरियो कार्सिनोमा में होता है, कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर होता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ये होता है बोविल पेनक्रियास ब्रेस्ट, वैसे कोलोरेक्टल कैंसर के लिए स्पेसिफिक होता है, LDH में सेमिनोमा होता है। ओके, अब कैंसर के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी का क्या रोल है। फॉर एग्जांपल जो सर्जरी होती है वो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, फॉर एग्जांपल लैप्रोस्कोपी है, ऑर्किडेक्टमी है, या आप डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी हम स्टेजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, डायग्नोस के बाद स्टेजिंग करनी है डिजीज की उसके लिए लैप्रोस्कोपी हो गया, गैस्ट्रिक ट्यूमर की हो गया, गैस्ट्रेक्टमी लिम्फोमा हो गया। फिर स्टेजिंग के बाद आपने प्राइमरी टिश्यू को निकालना है तो उसकी रिमूवल के लिए रेडिकल मास्टेक्टमी है। अगर मेटास्टेसाइज हो गया तो इस केस में भी रिमूवल करना, फॉर एग्जांपल लिवर मेट्स होते हैं कोलोन कैंसर में, या जो RCC होता है लंग्स में चला जाता है, और लास्ट में पेलिएशन है। बहुत ईजी है, डायग्नोस करने के लिए सर्जरी करते हैं, स्टेज करने के लिए सर्जरी करते हैं, प्राइमरी डिजीज को निकालने के लिए, मेटास्टेसिस को डिजीज को निकालने के लिए, और अगर एडवांस हो गया तो पेलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इलियो ट्रांसवर्स नास्टोमोसिस करते हैं टू रिलीफ ऑब्स्ट्रक्शन बाय कोलोसोरिसिकल कैंसर, उसमें इलियो ट्रांसवर्स नास्टोमोसिस करते हैं। अब कीमोथेरेपी दो तरह की होती है, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी करें उसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट से पहले, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी हो सकता है या रेडियोथेरेपी हो सकता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट से पहले अगर कीमोथेरेपी करते हैं तो उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, और इसके अंदर निमोनिक है AT, एंथ्रासाइक्लिन और टैक्सेन। एंथ्रासाइक्लिन में डॉक्सोरोबाइसिन और एपिरोबाइसिन, और टैक्सेंस के अंदर पैक्लिटैक्सेल और डॉक्सीटैक्सेल है। कीमोथेरेपी आफ्टर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो वो होती है एडजुवेंट कीमोथेरेपी होती है। ओके, अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड थेरेपी कि हम कंबाइन क्यों करते हैं सर्जरी के साथ कीमो। ओके, क्यों, क्योंकि इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। नंबर 2, हम एक तो हम सॉरी ये पूछ रहे प्रिंसिपल्स कि आपने क्या करना होता है। प्रिंसिपल्स के अंदर कीमो के अंदर आपने इफेक्टिव एजेंट इस्तेमाल करने हैं, वो एजेंट इस्तेमाल करने हैं जिनका डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन हो ताकि सिनर्जिस्टिक एक्शन देखने को मिले, उनकी टॉक्सिसिटी ओवरलैपिंग ना हो, और इनका स्पेशल कोऑपरेशन आपको देखने को मिले। ओके, तो हो जाएगा न्यू एडजुवेंट और एडजुवेंट कीमोथेरेपी हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी। ओके
पहले हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे कंबाइंड थेरेपी के, जो कंबाइंड कीमोथेरेपी होती थी। अब हम सिंपल पढ़े हैं कीमोथेरेपी के। जो कीमोथेरेपी होती है मेनली पेलिएटिव के तौर पर इस्तेमाल होती है जब कैंसर पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। कीमोथेरेपी मेनली सिम्टम को रिलीव, ओके ठीक है, सिम्टम को रिलीव करने के लिए होती है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो अनएक्सेप्टेबल सिम्टम पर रिड्यूस करना शुरू कर दे। कीमोथेरेपी हमारे हेल्थी और डैमेज और कैंसर टिश्यू दोनों को नुकसान पहुंचाती है, तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होती है। और कीमोथेरेपी को आपने हमेशा यूज करना है कॉम्बिनेशन के अंदर। अब कॉम्बिनेशन के क्या प्रिंसिपल्स होती है, आपने इफेक्टिव ड्रग यूज करनी है कॉम्बिनेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल 5-फ्लोयूरेसिल, जेमसिटाबिन, ये इस्तेमाल करते हैं कौन से कैंसर के अंदर, या आई थिंक इस्तेमाल करते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के अंदर। तो आपने इफेक्टिव एजेंट यूज करने हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, डिफरेंट टॉक्सिसिटी हो, ओवरलैप ना करे और स्पेशल कोऑपरेशन हो। अब कीमोथेरेपी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, कीमो होती है ये हमारे उन टिश्यूज को टारगेट करती है जो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं। जीआईटी को टारगेट करेगी तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, हेयर को टारगेट करेगी, एलोपेशिया हो जाएगा। ऑटोइम्यूनिटी, न्यूरोपैथी को टारगेट करेगी, न्यूरोपैथी हो जाएगा। ब्लेडर को टारगेट करेगी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो जाएगा। मायोपैथी, जो मायोपैथी कार्डियोटॉक्सिसिटी, ये हमारे एक्साइटेबल टिश्यू है, उसको टारगेट करेगी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओके, अब फर्स्ट जनरेशन कीमोथेरेपी जो कि मास्टेक्टमी की बात दी जाती होती है। ओके, इसके अंदर एग्जांपल कौन सी होती है, निमोनिक है CMF, साइक्लोफॉस्फामाइड, मिथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरोयूरासिल। ये रेडिकल मास्टेक्टमी की बात दी जाती है, MRM की बात दी जाती है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। इसके बाद 5-फ्लोरोयूरासिल जो कि इसमें इस्तेमाल होती है, साइक्लोफॉस्फामाइड, मिथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरो और साइक्लोफॉस्फामाइड। तो जो 5-फ्लोरोयूरासिल है ये करते क्या है, थायमिडिलेट सिंथेस को इनहिबिट कर देती है। थायमिडिलेट सिंथेस की वजह से डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि लिम्फोमा का डायग्नोस हो चुका है और स्वेलिंग है इंग्वानल रीजन के अंदर, ठीक हो गया। सर्वाइकल रीजन में भी, इंग्वानल रीजन में भी है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा, अब कैंसर फैला खड़ा हमारी बॉडी में, तो आपने क्या करना है, कीमो रेडियोथेरेपी देनी होती है। ओके, अब 3 पॉइंट्स ऑफ प्रेफरेंस क्यों है, क्यूरेटिव कीमोथेरेपी क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि कीमोथेरेपी इजीली अवेलेबल होती है, लेस टेक्निकल होती है। जो लिम्फोमास होती है वो कीमो सेंसिटिव होते हैं, दैट इज वाई आपने कीमोथेरेपी देनी होती है। अब इसके बाद कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, ये आपने पढ़ा होगा उसके अंदर 3rd ईयर फार्माकोलॉजी के अंदर। अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं, उसमें साइक्लोफॉस्फामाइड है, प्लैटिनम एनालॉग्स है, सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ऑक्सैलिप्लैटिन है। एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर मिथोट्रेक्सेट, ओके, 5-फ्लोरोयूरासिल आ जाएगा, मार्केप्टोप्यूरिन, थायोप्यूरिन है। नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर विनकेल्कुलाइड्स है, जिसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरोलिबिन आती है। पोर्टोफाइलोटॉक्सिन के अंदर एटिपोसाइड, टेनिपोसाइड है। कैम्टोथीसिन के अंदर टोपोटिकान, इरिनोटिकान है। टैक्सेंस के अंदर पैक्लेटैक्सेल और डॉक्सीटैक्सेल है। जो एंथ्रासाइक्लिन और टैक्सेंस है, ये फर्स्ट जनरेशन कीमोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नहीं, फर्स्ट जनरेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, फर्स्ट जनरेशन वाला नहीं। ओके, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ओके, ठीक है। बाकी एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज के अंदर एंथ्रासाइक्लिन आ जाएगा, इसका निमोनिक है MB है। माइटोमाइसिन, बिलियोमाइसिन, एंथ्रासाइक्लिन में डॉक्सोरोबाइसिन और एपिरोबाइसिन आ जाएगा। कीमोथेरेपी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, मायोपैथी आपको देखने को मिलती है, एलोपेशिया आपको देखने को मिल सकता है। अब है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंथ्रासाइक्लिन। जो एंथ्रासाइक्लिन होती है इसमें डॉक्सोरोबाइसिन, डोनोरोबाइसिन है, ये हार्ट को नुकसान पहुंचा देती है। ओके, तो हम कहाँ पे थे, तो हम बता रहे थे एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव के। इनका जो स्पेसिफिक इफेक्ट होता है वो तो आपका हार्ट के ऊपर होता है, लाइक डॉक्सोरोबाइसिन वाला। बाकी नोजिया, वॉमिटिंग है, ओके, जीआईटी डिस्कम्फर्ट है, ओके, यूरिन डिस्कलरेशन, वेट लॉस और इन्फेक्शन, जनरल सारे लिखे हुए हैं, वही आप उसको रट्टा मार लेना। ओके, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उसका निमोनिक होता है विंक। W से वेट लॉस, I से इन्फेक्शन, N से नोजिया, वॉमिटिंग और G से जीआईटी डिस्कम्फर्ट और यूरिन डिस्कलरेशन, इसको भी रट्टा मार लेना। मोस्ट एग्रेसिव जो कैंसर होता है वो मेलानोमा होता है। तो ये तो हो गया सारा ऑलमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी होती है। ओके, जो रेडियोथेरेपी होती है क्यूरेटिव भी होती है, पेलिएटिव भी होती है। जो क्यूरेटिव होती है उसको रेडिकल हम बोलते होते हैं। ओके, अब लिखा बता द प्रिंसिपल्स ऑफ कंबाइंड रेडियोथेरेपी। तो प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट यही वाले हैं कि इफेक्टिव होना चाहिए, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, नॉन ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी और स्पेशल कोऑपरेशन होना चाहिए। आगे लिखा व्हाट आता है पैरामीटर्स ऑफ पेलिएटिव थेरेपी। तो पैरामीटर्स यानी मेन मकासद क्या होगी पेलिएटिव थेरेपी के, सिम्टम को रिलीव करना, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, फिजिकल और प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है, यानी इन शॉर्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेलिएटिव थेरेपी। अब रेडियोथेरेपी दो तरह की होती है, एक तो आपका क्यूरेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल, और दूसरा पेलिएटिव होता है, सिम्टम को ठीक करने वाली, सपोर्टिव वाली मेन होती है। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में रेडियोथेरेपी कब देती है, जब वो नॉट पॉजिटिव कैंसर है, नंबर 1 नॉट पॉजिटिव है, या हाई रिस्क नॉट नेगेटिव इन्वेसिव कैंसर है, ग्रेड 3 का है, या शायद उसका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, या लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है, मतलब इसका प्रोग्नोसिस पुअर हो रहा है, तो रेडियोथेरेपी कराती होती है। नॉट पॉजिटिव या हाई रिस्क नॉट नेगेटिव
ग्रेड 3, ओके, साइज 5 से ज़्यादा का या इन्वेजन होती है। 5 पॉइंट्स ऑफ कंसर्न इन रेडियोथेरेपी, जो 5 आर्स होती है, 5 कंसर्न्स होती है रेडियोथेरेपी के कैंसर पेशेंट में, वो आपने क्या करनी होती है, उसका मिमोनिक है 5R: रिपेयर, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रेडियो सेंसिटिविटी। ओके, अब वो कौन सी मैलिग्नेंट डिजीज है जहाँ पर रेडियोथेरेपी यूजफुल होती है। अब ऐसे तैयार करना है। पहले आती है स्किन के कैंसर। स्किन में 2 ही कैंसर होते हैं, स्क्वेमस सेल और स्क्वेमस सेल और बेसल सेल कार्सिनोमा, ये आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने तैयार करना है लाइक यूरोजेनिटल। यूरोजेनिटल में आपका ब्लेडर ट्यूमर आ जाएगा और जेनिटल के अंदर सर्विक्स आ जाएगा। ओके, फीमेल में सर्विक्स और मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस का सेमिनोमा होता है। ओके, अब ब्लड के अंदर आ जाओ, ब्लड के अंदर आपको हॉचकिन लिम्फोमा होता है। ओके, बोन्स के अंदर आ जाओ, एविंग सार्कोमा होता है। ओके, और सीएनएस में मेडुलोब्लास्टोमा है और लैरिंजियल कैंसर भी आ जाएगा। अब मेथड्स ऑफ रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी 3 मेथड से दी जाती है। एक टेलीथेरेपी होती है, ब्रेकियोथेरेपी होती है और एक पार्टिकल बीम रेडियोथेरेपी होती है। जो टेलीथेरेपी होती है वो एक्सटर्नल बीम के जरिए दी जाती है। 3D कन्फॉर्मल हो सकती है या इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी हो सकती है। दूसरा इंटरनल ब्रैकीथेरेपी है और तीसरा प्रैक्टिस बीम रेडियोथेरेपी होती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन को 2 में डिवाइड करना है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होगा, वन सेकेंड, जो आपकी डिवाइडिंग टिश्यूज है वो डैमेज हो जाएगी, लाइक जीआईटी होगी, एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। बोन मैरो इफेक्ट हो जाएगी, माइलोसप्रेशन। हेयर पे मसला आएगा, एलोपेशिया हो जाएगा। वो म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होगी, म्यूकोसाइटस होगा। क्रॉनिक के अंदर आपके जो गोनेड्स है, जेनिटल, उन पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। मेल के अंदर ओलिगोस्पर्मिया, फीमेल में ओवोफोराइटिस है। और आपको पता है कि रेडिएशन की वजह से मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, रेडिएशन की वजह से थिम्बल ब्लैडर भी हो सकता है। ओके, रेडिएशन की वजह से पेल्विस फ्रोज भी हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकती है, माइलोसप्रेशन की वजह से। स्किन के ऊपर डर्मेटाइटिस हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन माइलाइटिस हो सकती है, लंग्स की इन्फ्लेमेशन निमोनिया हो सकती है, किडनी की इन्फ्लेमेशन नेफ्राइटिस हो सकता है, बोन की इन्फ्लेमेशन ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है। यानी ऑलमोस्ट जो भी विजिबल टिश्यूज है उन पर क्रॉनिक इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब हमने पढ़ा था कि जो कि रेडियोथेरेपी होती है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी टेलीथेरेपी से दी जा सकती है, ब्रेकीथेरेपी से दी जा सकती है, और तीसरा होता है पार्टिकल बीम रेडियोथेरेपी होती है। जो ब्रेकीथेरेपी होती है वो आगे 2-3 तरीकों से दी जाती है। नंबर 1, परमानेंट सीड इम्प्लांट। ब्रेकीथेरेपी का मतलब अंदरूनी रेडियोथेरेपी। परमानेंट सीड डाल देंगे, या HDR या LDR। HDR में हाई डोज रेट और LDR में लो डोज रेट कैथीटर डाल देंगे। अब मेरिट्स ऑफ ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी के क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं कि ये इसमें हाई लोकलाइज लेकिन सिंगल डोज चाहिए होती है रेडियोथेरेपी की, और ये डीपर टिश्यू को स्पेयर कर देती है। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है, टेक्निकली काफ़ी डिफिकल्ट होती है और लोकल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, लाइक डिस्प्लेसमेंट और इरोजन है। अब जो रेडिएशन से जो सेंसिटिव सेल साइकिल के फेसेस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट G2M आता है, फिर G1, G2M दोनों मिला के, फिर G2, फिर M, फिर G1 आ जाएगा, फिर अर्ली एस फेस, फिर लेट एस फेस जो अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, इनके ससेप्टिबिलिटी आ जाएगा। अब कैंसर सेल कैसे रिस्पॉन्ड करती है रेडिएशन को। रेडिएशन होती है, माइटोसिस को इनहिबिट कर देती है, यानी सेल साइकिल को इनहिबिट कर देती है G2M फेस को, जिसकी वजह से सेलुलर प्रोलिफरेशन ही होगी और सेल मरना शुरू हो जाएंगे। ओके, इसके बाद लिखा है कि कार्सिनोमा प्रोस्टेट है। कार्सिनोमा प्रोस्टेट के लिए एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी दी जाती होती है। बट आर 5 आर्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी, जो 5 पॉइंट्स ऑफ कंसर्न होती है, रिपेयर, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेडियो सेंसिटिविटी। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी होती है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ट्रांस्टोजुमाब इस्तेमाल की जाती है। हार्मोनल थेरेपी, ब्रेस्ट कैंसर में प्री मेनोपॉजल के अंदर टोमैक्सोफिन और पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर एरोमेटेज इनहिबिटर, जिसमें एस्ट्राजोल, लेट्रोजोल, एक्सामेस्टिन आ जाएगा। हार्मोनल थेरेपी तो हो जाएगा। इसके बाद ट्यूमर बोर्ड है। जो ट्यूमर बोर्ड, इसमें मल्टी प्रोफेशनल टीम होती है। और मल्टी प्रोफेशनल टीम में कौन कौन सी होती है, एक सर्जन होता है, ओके, जो कि साइट स्पेशलिस्ट होता है, लाइक ब्रेस्ट सर्जन स्पेशलिस्ट होगा या थोरेसिक सर्जन स्पेशलिस्ट होगा। एक ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। दूसरा प्लास्टिक सर्जन या रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट सर्जरी के बाद रिकॉन्स्ट्रक्शन करनी होती है ट्रैम से या फ्लैप से। ओके, एक क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट, एक क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है और एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट होता है। अब टीम का एडवांटेज क्या होता है, ओपन डिबेट कंसर्निंग मैनेजमेंट होती है। पहले डिबेट होती है, फिर मैनेजमेंट होती है। इसके हिसाब से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बिकॉज मल्टीपल ओपिनियंस मिलते हैं और डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट होती है, ओपन होती है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ओके, अब इसमें ईगोटिज्म और शोइंग ऑफ, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकती है। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, लेस आर्टिकुलेट होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और जो डिसीजंस होते हैं वो पेशेंट्स की एब्सेंस में किए जाते होते हैं। आपके 3 डीमेरिट्स आ जाएंगे। कीमोथेरेपी एजेंट आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी, तो वो टैक्सेंस और ट्रस्टोजुमाब को रट्टा मार लो। ओके, इम्यूनोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होता है। न्यू एडजुवेंट के अंदर एंथ्रासाइक्लिन आ जाती है और टैक्सेंस आ जाती है। रेडियो न्यूक्लियाइड बोन स्कैन मेटास्टेसिस के लिए करते हैं। FDG पेट स्कैन भी मेटास्टेसिस के लिए करते हैं।
मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया, उसके लिए कीमोथेरेपी होती है। ड्रेनेज ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर और सेमिनोमा, जो जाते हो पैरायोटिक लिम्फ नोड को ड्रेन करते होते हैं। ओके, एक पेशेंट है जिसको सोर थ्रोट हुआ है विद लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी भी है, तो आपने लिम्फ नोड की एक्सचेंज बायोप्सी लेनी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ लेरिंजियल कैंसर, लेरिंजियल कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है? रेडियो थेरेपी आपको देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। बाकी रेडियोथेरेपी स्क्वेमस सेल कैंसर, बेसल सेल कैंसर, ब्लैडर कैंसर में की जाती है, लेरिंजियल कैंसर की तरफ की जाती होती है। डॉक्सोराबाइसिन क्या करती है? डीएनए की रेप्लिकेशन को, सिंथेसिस को निपेट कर देती है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ब्लैडर शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से होता है। रेक्टल कैंसर के अंदर इंग्वानल लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है ड्यू टू इंफीरियर रेक्टल वेसल इन्वॉल्वमेंट। बोन स्कैन बोनी मेटास्टेसिस को देखने के लिए काम आता है। अगर कार्सिनोमा सिंगल लिम्फ नोड के अंदर है तो हम इरेडिएशन करेंगे और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी लेंगे। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू रेडिएशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो आर्म एडीमा हो सकता है, लिम्फ एडीमा हो सकता है, जिसकी वजह से लिम्फेंजियोसार्कोमा हो सकता है। अगर साइज 3 से लेकर 3/2 का है, यानी 3 सेंटीमीटर है, ओके, दैट मीन्स कि T2 है। मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड है, दैट मीन N1 है। नो मेटास्टेसिस, दैट मीन्स M0 है। बेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑपरेशन फॉर पेशेंट हु अंडरवेंट मास्टेक्टमी, तो मास्टेक्टमी के लिए जो सिलिकॉन इम्प्लांट यूज़ की जाती है। बोनी मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए बोन स्कैन होता है। मैनेजमेंट ऑफ कैंसर जो कि सिंगल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए एयर रेडिएशन आपने करनी होती है।